हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका गौतम क्लासेस में। आज हमारा हिंदी का सबसे पहला टॉपिक है भाषा। सबसे पहली चीज, भाषा है क्या? प्रत्येक मनुष्य के अंदर, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, प्रत्येक मनुष्य के अंदर अनेक विचार होते हैं। उन विचारों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम है वो भाषा है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। अब ये जो भाषा शब्द है ये कहां से आया? भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई, जिसका अर्थ है व्यक्त वाणी। अब ये भाष शब्द आया कहां से? मूल से आया ये, अर्थात संस्कृत भाषा से ये शब्द निकला है। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा के प्रकार। भाषा के प्रकार अर्थात भाषा कितने प्रकार की होती है? भाषा मुख्य रूप से 3 प्रकार की होती है। इसमें सबसे पहले मौखिक भाषा, दूसरा लिखित भाषा और तीसरा सांकेतिक भाषा। अब मैं एक बार पुनः दोहरान करवा दूं। भाषा किसे कहते हैं? विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को भाषा कहते हैं। भाषा के 3 रूप होते हैं, पहला मौखिक, दूसरा लिखित, तीसरा सांकेतिक। उस हिसाब से तीनों की परिभाषा क्या हुई कि जब हम केवल बोलकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो मौखिक भाषा हो गई। उसके बाद जब हम लिखकर विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो वो लिखित भाषा हो गई। उसके बाद जब हम केवल संकेतों में विचारों का आदान प्रदान करते हैं वो सांकेतिक भाषा हो गई। अब भाषा से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं जो हम सबको परेशान करती हैं। वो परिभाषाएं पहले क्लियर करते हैं। वो कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पर है बोली। बोली क्या है? नंबर 2 पर है उपभाषा, या इसको विभाषा भी कहते हैं। उपभाषा या विभाषा। नंबर 3 पर है भाषा। पहले इन तीनों को क्लियर करते हैं। यहां पर इनमें सबसे छोटी इकाई है बोली, जो एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। और सबसे बड़ी बात, बोली केवल बोलचाल की, जब भाषा केवल बोलचाल की भाषा रह जाती है या जिस भाषा में कोई साहित्य नहीं होता उसे हम बोली कहते हैं। उसके बाद बोली, जब किसी बोली में किसी साहित्य की रचना होती है और उसका दायरा थोड़ा और बढ़ जाता है, एक राज्य स्तर पर पहुंच जाता है, तो वो क्या कहलाती है? उपभाषा या विभाषा। उसी के बाद उसी के साथ जैसे भाषा है, भाषा क्या है? भाषा का क्षेत्र एक तो बड़ा व्यापक है।
जब कोई बोली या उपभाषा विकसित होकर के उसका बड़े स्तर का साहित्य हो जाता है और उसकी एक अपनी व्याकरण भी होती है तो वो भाषा कहलाती है। इसका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है। तुलनात्मक तरीके से देखें, भाषा का क्षेत्र बहुत व्यापक होता है, उपभाषा का क्षेत्र उससे भी छोटा होता है, बोली का क्षेत्र उससे भी छोटा होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक भाषा के अंदर कई उपभाषाएं होती हैं और एक उपभाषा में कई बोलियां होती हैं। अब इन बातों को क्लियर करने के लिए यहाँ पर मैं एक उदाहरण देता हूं। जैसे हिंदी क्या है? एक भाषा है। हिंदी एक भाषा है और हिंदी की कई उपभाषाएं हैं, जैसे राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी। चलो एक उदाहरण ले लेते हैं, राजस्थानी। इससे छोटी इकाई क्या है? राजस्थानी। राजस्थानी क्या है? एक उपभाषा है, इसको भी भाषा भी कह सकते हैं। अब राजस्थानी के अंदर कई बोलियां बोली जाती हैं, जैसे मेवाती, मारवाड़ी, हाड़ौती, बागड़ी आदि। इन तीनों की परिभाषा पहले एक बार पुनः क्लियर कर लें। सिर्फ यही एक बातें हैं जो हमें परेशान करती हैं। भाषा एक व्यापक क्षेत्र में बोली जाती है, बड़े क्षेत्र में बोली जाती है। उसके बाद उपभाषा और विभाषा क्या है? उससे छोटा क्षेत्र है। और बोली जो है, एक उपभाषा के अंदर कई बोलियां बोली जाती हैं। इसके अतिरिक्त, अब इसको मैं साफ कर रहा हूं, इसके अतिरिक्त कुछ और भी एग्जाम्पल्स हमारे सामने आते हैं। जैसे नंबर 4 पर मैं लिख रहा हूं मातृभाषा। मातृभाषा। नंबर 5 पर राजभाषा। नंबर 6 पर राष्ट्रभाषा। अब एक बार पुनः से मैं रिवाइज करवा देता हूं। ये 6 बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहली चीज, बोली, जिसका अपना साहित्य नहीं होता और बहुत छोटे क्षेत्र में, सामुदायिक क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में बोली जाती है। उपभाषा या विभाषा क्या है? बोली से बड़ा स्तर है। जब किसी बोली में कोई थोड़ा बहुत साहित्य रचित हो जाता है तो वो उपभाषा की श्रेणी में आ जाता है। और वही उपभाषा जब बड़े स्तर का, एक जिसकी अपनी व्याकरण भी होती है, बड़ा साहित्य होता है और बहुत बड़े क्षेत्र में बोली जाती है, वो भाषा कहलाती है। और मातृभाषा क्या है? माँ के द्वारा सीखी जाने वाली भाषा मातृभाषा कहलाती है। बच्चा जब जन्म लेता है, इस दुनिया में आता है, तो सबसे पहले वो ही भाषा सीखता है जो भाषा उसकी माँ बोलती है। अतः माँ की मुख से ग्रहण की गई भाषा मातृभाषा कहलाती है। उसके बाद आ गई राजभाषा। राजभाषा क्या होती है? राजभाषा का मतलब होता है ऐसी भाषा जिस भाषा के अंदर किसी राज्य के प्रशासनिक कार्य किए जाते हैं, जैसे किसी दफ्तरों में लेटर जारी करना या और, अर्थात सरकारी कार्यों हेतु जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है वो राजभाषा कहलाती है। उसके बाद राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? ऐसी भाषा जो एक राष्ट्र के अंदर, एक देश के अंदर या तो सर्वाधिक जनता द्वारा या संपूर्ण जनता द्वारा बोली जाती हो, वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। तो अभी हमने भाषा से संबंधित इतनी सारी बातें हमने इसको समझा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगला टॉपिक में हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर डालूंगा। जय हिंद, धन्यवाद।